नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मुगल काल की। इसकी बात करेंगे मुगल काल। ठीक है कि मुगल काल की शुरुआत कैसे होती है और मुगल वंश का जो संस्थापक है वो कौन था और कैसे भारत की ओर उसने किन वो परिस्थितियों में किन वो कारणों के कारण भारत की ओर उसने रुख किया और वो भारत में कौन सी राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां थी जिसके कारण उसे भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने में सहूलियत मिली और उसने भारत में नए राजवंश की स्थापना की। तो चलिए आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मुगल काल की उन परिस्थितियों की जिसमें इस काल की स्थापना हुई, इस वंश की स्थापना हुई भारत में। तो हम परिस्थितियां दोनों तरफ देखेंगे। कहाँ पर देखेंगे भारत बच्चों? परिस्थितियां हम कहाँ पर देखेंगे? मध्य एशिया में और साथ में हम भारत की भी चर्चा करेंगे, दोनों की चर्चा करेंगे। हम बिल्कुल जीरो से पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मध्य एशिया में चलते हैं। तो मध्य एशिया में सबसे पहले हमने देखा था कि अरबी साम्राज्य की स्थापना होती है और इसके पश्चात अरबियों के पश्चात हमें मध्य एशिया में तुर्की नजर आते हैं और तुर्कियों के पश्चात यहाँ पर हमें इस क्षेत्र में मंगोल नजर आते हैं और मंगोल के पश्चात हमें यहाँ तैमूर नजर आते हैं। बोलिए। और जब तैमूर वंश के जो प्रदेश है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, तजाकिस्तान है, समरकंद के आसपास का क्षेत्र है, जब उस पर तैमूर वंश के राजाओं का शासन होता है और उनके शासन सत्ता के पतन के पश्चात यहाँ यह क्षेत्र 3 राज्यों में बढ़ जाता है। 3 राज्यों में, और ये 3 राज्य थे कौन? सफवी वंश। 3 राजवंश यहाँ पर मौजूद आपको नजर आएंगे। सफवी वंश, उस्मानी वंश और एक आपको यहाँ पर नजर आएगा सफवी, उस्मानी और उज्बेक वंश। तो याद रखें, अरबी आए सबसे पहले इस क्षेत्र में मध्य एशिया में अरब कंट्री से और उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। आप सबको पता है कि अरबियों में किस प्रकार के मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया 712 में, और वो दाहिर के खिलाफ उसने भारत के बड़े भूभाग पर आक्रमण करते हुए, युद्ध लड़ते हुए, दाहिर को पराजित करते हुए भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा किया। मोहम्मद बिन कासिम के पश्चात आप सबको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय भारत का राजा जयपाल था और जयपाल के विरुद्ध उसने कार्रवाई नहीं की, बल्कि उसने भारत के बड़े भूभाग पर लूटपाट की और भारतीय जो समाज था, जो अर्थव्यवस्था थी, उसको बड़े स्तर पर, और स्थापत्य कला थी, उसको नुकसान पहुंचाया। इसके पश्चात गौर प्रदेश में रहने वाला जो मोहम्मद गौरी था, जिसने की गजनी पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली, और इसी तुर्की ने भारत में फिर से आक्रमण किया और उसने पृथ्वीराज चौहान जैसे राजाओं के खिलाफ तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध लड़ा, और इस द्वितीय युद्ध में कुछ भारतीय राजाओं ने उसकी सहायता की, और इसके पश्चात तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी से पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं 1192 में, और अंततः भारत में मोहम्मद गौरी के द्वारा अपने एक दिल्ली सल्तनत के वंश की स्थापना की जाती है। और इसी दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश सबसे पहले, फिर खिलजी वंश नजर आता है, फिर तुगलक वंश नजर आता है, फिर सैयद वंश नजर आता है, फिर लोधी वंश नजर आता है। तो हम भारत की भी स्थिति देखेंगे, पर मैंने आपको साथ में ये बता दी कि अरबी आए सबसे पहले, अरबी के बाद तुर्की, उन्होंने मध्य एशिया में अपना वर्चस्व स्थापित किया, अपने राज्य की स्थापना की। इसके पश्चात मंगोलों ने इस क्षेत्र में, आप सबको पता है कि 1300 के समथिंग, 1320, 1316, 1305, 1302, मतलब उस समय भारत में 1305, 1310 के बीच में आप सब देख सकते हैं कि 1295 से लेकर 1316 तक एक व्यक्ति भारत में हुआ करता था, खिलजी वंश का, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, और उसके समय सबसे ज्यादा भारत पर मंगोल आक्रमण हुए थे, आप सबको पता होगा, है ना। मंगोल कौन थे, तैमूर कौन थे, अलग मुद्दा है, इस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे, है ना। तो मंगोलों ने भारत पर सबसे ज्यादा आक्रमण किया तो वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया। और यही नहीं, मंगोलों ने एक बार तो सीरी का किला तक घेर लिया था। तब वो सीरी के किले को बचाने के लिए गाजी मलिक ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। जो गाजी मलिक उस समय उत्तर पश्चिमी सीमा पर मौजूद एक सूबेदार हुआ करता था, इक्तेदार हुआ करता अलाउद्दीन खिलजी की सेना के शासन के समय। प्रशासन के समय तो गाजी मलिक की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी को सुरक्षा प्रदान की गई और मंगोलों से उस सीरी के किले को छुड़वाया गया, घेरेबंदी को तोड़ा गया। तो याद रखें, ये प्रश्न भी आया है कि बताइए, एक बार मंगोलों ने सीरी के किले को घेर लिया,
सबसे ज्यादा आक्रमण तो मंगोल जो जाती थी बड़ी तेज गति से आती थी। वो समय भी नहीं देते थे किसको, किसी भी सामने वाले व्यक्ति को, किसका कि आप को इतना टाइम नहीं मिलता था कि आप क्या कर सके, तैयारी कर सके, युद्ध की तैयारी कर सके। तो मंगोलों के पास जो शक्ति थी तेज गति से आक्रमण करने की, उनके पास अच्छे घोड़े थे, उनके पास बाकायदा जो हल्के और लक्ष्य भेदने वाले उनके पास धनुष थे, और प्रशिक्षित लड़ाके उनके पास अपनी सेना में मौजूद थे। तो फिर हम कह सकते हैं कि मंगोलों ने अपनी इन तकनीक और अपने जो लड़ाकू पद्धति से युक्त जो उनके सैनिक थे, उनके माध्यम से उन्होंने भारत पर आए दिन आक्रमण किया। और मंगोलों का मुख्य उद्देश्य था तेज गति से आक्रमण करके लूटपाट करना। तो उन्होंने ये काम किए। मंगोलों के पतन के पश्चात उस क्षेत्र में तैमूर राजवंश हमें दिखाई देंगे। 1398 में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण होते हुए नजर आएगा। जब भारत में उस समय तुगलक वंश का नासरुद्दीन एक शासक दिल्ली पर शासन करते हुए नजर आएगा, और आखिरकार नासरुद्दीन दिल्ली को छोड़कर भाग जाता है, और यही तैमूर लंग अपने एक प्रतिनिधि को भारत पर नियुक्त करके चला जाता है। और यही प्रतिनिधि बाद में जो खुसरो है वो क्या करता है, सैयद वंश की स्थापना करता है। और जब मध्य एशिया में तैमूर वंश के इन राज्यों, तैमूर का भी पतन हो जाता है, तैमूर वंश का पतन हो जाता है, इसका पतन हो जाता है। तो पतन के पश्चात यहाँ पर 3 नए राज्यों का उदय होता है, सफवी, उस्मानी और उज्बेक। बच्चों बताओ, इन तीनों में चल रहा है सत्ता का संघर्ष, सत्ता का संघर्ष, है ना। और इस सत्ता के संघर्ष में ही उज्बेक वंश का एक व्यक्ति है, उज्बेक वंश से रिलेट करता है, और शैवानी खान, शैवानी खान याद रखना बच्चों, शैवानी खान। और शैवानी खान ने जो उस समय समरकंद उज्बेकिस्तान में मौजूद सत्ता का केंद्र था, तैमूरों की सत्ता का केंद्र था, और ये प्रशासन का भी केंद्र था। तो इसी समरकंद पर किसने, शैवानी खान ने कब्जा कर लिया था, उज्बेक जो था शैवानी खान। परंतु याद रखें कि इसी समरकंद के पास कुछ दूरी पर एक घाटी थी, फरगना घाटी। और फरगना घाटी में बच्चों 2 लोग रहा करते थे, एक तो उमर शेख मिर्जा, समझना बच्चों, है ना, उमर शेख मिर्जा, और साथ में इनके बड़े भाई अहमद मिर्जा। और अहमद मिर्जा का किस पर कब्जा था बच्चों, समरकंद पर कब्जा था, क्योंकि ये तैमूर वंश से संबंधित थे। तो अहमद मिर्जा ने समरकंद पर कब्जा किया, पर शैवानी खान ने अहमद मिर्जा की क्या कर दी, हत्या, और शैवानी खान ने समरकंद को जीत लिया। उमर शेख मिर्जा की यहाँ ही 14 फरवरी को एक बालक का जन्म हुआ, 1483 एडी में, और उसका नाम था बाबर। और बाबर के पिता का देहांत हो जाता है, जो बाबर है उनके बाबर का पिता का देहांत हो जाता है 1494 में। तो बाबर के पिता का देहांत के पश्चात 1494 के पश्चात यह बालक सत्ता पर बैठता है, बाबर सत्ता पर आसीन होता है, याद रखें। और इसी बाबर ने ही समरकंद को जीतने के कई बार प्रयास किए, परंतु वह समरकंद को जीत नहीं पाया। समरकंद पर जीतने का दावा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसी के वंशजों का कभी समरकंद हुआ करता था। क्या हुआ करता था, समरकंद हुआ करता था। और उसे पता था कि फरगना एक छोटा सा प्रदेश है, और बिना समरकंद पर अपना नियंत्रण स्थापित किए बिना मैं अपने राज्य को ना तो आर्थिक शक्ति प्रदान कर सकता, न ही मैं अपने राज्य को सैनिक शक्ति प्रदान कर सकता, और न ही अपने साम्राज्य के विस्तार को मैं बढ़ावा दे सकता। इसलिए समरकंद को जीतना उसके लिए एक राजनीतिक आवश्यकता भी थी, आर्थिक आवश्यकता भी थी। इसलिए बाबर ने अपने शुरुआती दिनों में 1296, 97, 1500 कई बार समरकंद को जीतने का, परंतु शैवानी खान से वो मुकाबला नहीं कर पाया, और शैवानी खान के वो युद्धों के दौरान शैवानी खान के सामने वो टिक नहीं पाया, और हमें हमेशा उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। हाँ, कुछ समय के लिए जब शैवानी खान सफवी राजाओं के साथ संघर्षरत था, तब उसने कुछ समय के लिए समरकंद को जीत लिया था, परंतु जो उसका चचेरा भाई था, सौतेला भाई कह सकते हैं, सौतेला भाई था जहांगीर मिर्जा, जब ये बाबर किस पर लड़ रहा था, समरकंद पर, तो इनके बाबर का जो कह सकते हैं कि सौतेला भाई था जहांगीर मिर्जा, उसने फरगना घाटी पर कब्जा कर लिया था। तो उसके हाथ से बाबर के हाथ से समरकंद निकल जाता है, क्योंकि समरकंद को छोड़ के जब अपनी फरगना घाटी पर वापस आता है बाबर, तो समरकंद पर फिर से कब्जा किसका हो जाता है, शैवानी खान का। तो फरगना घाटी पर उसके
किसका, सौतेले भाई का कब्जा हो गया समरकंद पर, फिर से सैवानी खान का कब्जा हो गया और दोनों ही उसके हाथ से निकल जाते हैं। और आखिरकार समरकंद को जीतने के क्रम में बाबर समरकंद को जीतने के क्रम में बाबर अपने राज्य को खो देता है और आखिरकार वो एक छोटी सी जगह खोजंद पहाड़ियों में अपने परिवार के साथ, अपने सैनिकों के साथ, अपने कबीले के साथ, अपने लोगों के साथ बैठा हुआ है और उसे इस जो मध्य एशिया की राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता का जो संघर्ष है उसमें सफलताएं प्राप्त नहीं हो पाती, इसलिए वह खोजंद से मूव करता है काबुल की तरफ और काबुल में अपनी राजनीतिक सत्ता की स्थापना करता है। अब उसे यह समझ में नहीं आ रहा कि वो इधर जाए कि भारत की तरफ जाए, क्योंकि उसके पास अब विकल्प नहीं है मध्य एशिया की राजनीति में हस्तक्षेप करने का, क्योंकि हस्तक्षेप करके उसने देख लिया हस्तक्षेप करके कि मैं अगर इस राजनीति में लंबे समय तक रहा तो मेरे लिए मेरे लोग जो मेरे पास जो बचे कुचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे और मेरे पास जो पैसे हैं मतलब थोड़े बहुत मेरे पास धन है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो मैं कैसे अपने सैनिक और आर्थिक शक्ति को बचाकर फिर से अपने साम्राज्य को बना सकूं, फिर से अपने ऐसी जगह वो ढूंढ रहा था। तो उस समय देखा कि इधर जाने से तो भला अच्छा है कि मैं उस क्षेत्र में अपने राज्य का विस्तार करूं या उस क्षेत्र में अभियान करूं जिस क्षेत्र में मुझे सफलता मिल सके, क्योंकि यहाँ तो उसने प्रयास कर देख लिया। तो अभी काबुल में बैठकर और काबुल में ही उसे जानकारी प्राप्त होती है भारत के बारे में कि भारत तो पर तुम्हारे, क्योंकि ये जो है इसका जो पिता है उमर शेख मिर्जा बाबर का, वो अपने पिता की तरफ से वो मंगोल है। ये बाबर के पिता, अब बाबर के पिता जो है वो तैमूर है और जो उसकी माँ है कुतुब निगार वो मंगोल है। तो इसकी रगों में एक तरफ तैमूर का और एक तरफ मंगोलों का खून मौजूद था और ऐसे में यह व्यक्ति एक योग भी था, चाहे वो सेनापति के रूप में हो, चाहे विद्वान के रूप में हो, चाहे वो राजनीतिक लीडरशिप के रूप में हो, चाहे वो है युद्ध के रूप में हो, युद्ध के एक सेनापति के रूप में हो, अर्थात हर एक क्षेत्र में वो उसका व्यक्तित्व बड़ा साहसी था, बड़ा मेहनती था और साथ में यह इस बात के लिए भी था कि कोई भी कार्य होता था तो उसमें आगे बढ़ चढ़कर वह अपनी सेना को, अपने लोगों को प्रेरणा का स्रोत भी का काम करता था, प्रेरित भी करता रहता था। तो आइए काबुल से वो क्या करे, इधर जा नहीं सकता और भारत के बारे में उसने सुन रखा है कि तुम्हारे जो पूर्वज तैमूर थे उन्होंने भारत पर लंबे समय तक हमले किए और वहां से आर्थिक लाभ भी लिया, तो तुम्हें भी क्या करना चाहिए, भारतीय संसाधनों से लाभ लेने के लिए उस क्षेत्र में अभियान करना चाहिए। तो जब ये जानकारी मिलती है तो ये काबुल से फिर भारत के बारे में सोचता है और वो काबुल में ही ये मिर्जा का पद, क्योंकि उस समय मिर्जा की उपाधि ली जाती थी मध्य एशिया में मुगलों के द्वारा, तो इन्होंने मिर्जा का पद त्याग दिया बाबर ने और बाबर ने काबुल में ही मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह की उपाधि ली, बादशाह की उपाधि ली और यहाँ से उसने भारत की तरफ आने का रुख किया। पर उस समय उसके भारत की राजनीतिक अस्थिरता की जानकारी नहीं थी। उस समय भारत में क्या चल रहा था बच्चों, तो मैं आपको बता दूं भारत में उस समय इब्राहिम लोदी का शासन था, लोदी वंश का इब्राहिम लोदी का शासन था और इब्राहिम लोदी निरंकुश था बच्चों। कैसा था, निरंकुश। अगर हम इससे पहले बात करें इसके पापा की सिकंदर लोदी की और इससे पहले बात करें बहलोल लोदी, तो बहलोल लोदी ने अफगानी भावना से युक्त होकर अपने राज्य की स्थापना की और अफगानियों को भारत में बुलाकर अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ किया और समानता का विचार किया बहलोल लोदी ने और बहलोली सिक्के चलवाए और साथ में उसने समानता में भी सर्वोच्च की बात की। समानता में सर्वोच्च जैसे कि सांसद सभी समान है, परंतु अगर मैं प्रधानमंत्री की बात करूं तो प्रधानमंत्री में सभी में समान होने क्योंकि वो भी सांसद है, परंतु वो इनमें क्या सर्वोच्च है। तो वैसे ही इसने कहा कि मैं सबके साथ बैठकर एक साथ खाना खाऊंगा, सबके साथ समानता का व्यवहार करूंगा, पर मैं आप सबके बीच में सर्वोच्च हूं ताकि आप सब पर मेरा नियंत्रण और दिशा निर्देशन बना रहे। बहलोल लोदी के पश्चात सिकंदर लोदी ने भी बाकायदा अपने राज्य के विकास के लिए काम किए और अपने वफादारों को नियुक्त किया अपने प्रशासन में, अपनी राजनीतिक व्यवस्था में और सहयोग की भावना से काम किया। परंतु इसके पश्चात इब्राहिम लोदी ने समानता और सहयोग की भावना का त्याग करते हुए निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की और वफादारों के खिलाफ और अपने प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ खूब इसने कार्रवाइयां की, लोगों को मौत के घाट तक उतार दिया, जेल में इसने डाल दिया। तो इसकी निरंकुश क्रूर अत्याचारी नीति से जनता भी परेशान थी, इख्तियार भी परेशान थे, परिवारजन भी परेशान थे। तो इसका चाचा था आलम खां, वो बड़ा चिंतित था कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि भाई इसी सत्ता से क्या कर सकते, निष्कासित कर दे। और साथ में उसी समय एक इख्तियार दौलत खां, वो भी इस बात से बहुत चिंतित था कि
भाई इस व्यक्ति को हटाकर मैं क्या कर सकूं, पंजाब में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर सकूं। इसकी निरंकुश अत्याचारी नीति से वही परेशान था। और साथ में हम देखेंगे कि इब्राहिम लोदी की निरंकुश अत्याचारी नीतियों से असंतुष्ट जो लोग थे, जो लोग क्या है बच्चों, असंतुष्ट हैं, उसमें जहां इसके चाचा आलम खां नजर आते, तो वहीं दौलत खां नजर आते पंजाब में, और वहीं राणा सांगा भी इस बात से असंतुष्ट है। और राणा सांगा ने तो बकायदा, राणा सांगा के साथ तो इसके खतौली का 2 युद्ध हुए। राणा सांगा ने तो पूरी कोशिश की, खतौली का 1517 और बाड़ी का 2 युद्ध हुए 1518, और इन दोनों युद्धों में इब्राहिम लोदी पराजित भी हुआ। तो राणा सांगा की इच्छा है कि वह दिल्ली और आगरा के प्रदेशों पर कब्जा करके अपने राज्य को और मजबूत बना सके, और ऊपर से दौलत खां लोधी चाहता है कि उसे पंजाब का राज्य स्वतंत्र स्थिति मिल जाए, और आलम का चाहता है कि उसे भी दिल्ली के कुछ आसपास के प्रदेशों पर उसका नियंत्रण हो जाए। ऐसे में निरंकुशकारी इस इब्राहिम लोदी का पतन करने के लिए ये तीनों लोग, आलम और दौलत खां और यहाँ तक कि राणा सांगा भी, इन लोगों ने मिलकर किसे आमंत्रित किया बताइए? तो काबुल में कौन बैठा हुआ है बच्चों, कौन बैठा हुआ है? बाबर। तीनों ने पत्र लिखा बाबर को आमंत्रण का, चाहिए हम आपका स्वागत करते हैं और आप भारत पर आक्रमण कीजिए इब्राहिम लोदी के खिलाफ। तो बाकायदा बाबर ने, जब बाबर भारत आ रहा है तो बाबर भी बहुत दिमागदार आदमी, ऐसा नहीं कि बाबर ने तुरंत भारत की तरफ रुख किया होगा। बाबर उस समय, अगर हम बात करें इस क्षेत्र की, ठीक है, तो बाबर ने सबसे पहले यहाँ बाजौर के बड़े बड़े किले थे, बाजौर है, हीरा है ना, इसके बाद पेशावर है, ये वो क्षेत्र थे जहाँ यूसुफ जाती रहती थी, और इसके कारण बाबर को डर भी था। तो काबुल में बैठकर वो बाजौर, हीरा और पेशावर और लाहौर, तब जाके उसने पंजाब के आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करके तब वो पानीपत में पहुंच रहा है। और पानीपत में जब इब्राहिम लोदी को पता चलता है कि बाबर पंजाब तक आ गया है, तो यहाँ से दिल्ली से सीधा इब्राहिम लोदी, कौन? इब्राहिम लोदी बच्चों, कौन? इब्राहिम लोदी पानीपत में पहुंचता है, और दोनों में युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 में आपको पहली बार भारत में बाबर भारतीय राजा इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करते हुए नजर आएगा। आप सोच सकते हैं, तो जो कि बाबरी युद्ध की आत्मकथा है उसमें उसने लिखा है कि भाई 12,000 मेरे पास सैनिक थे, जबकि सामने वाले व्यक्ति के पास लाखों की सेना थी। फिर भी बाबर ने ऐसी कौन सी नीति अपनाई जिसके कारण बाबर युद्ध को जीत गया? तो याद रखें, उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में जो नीति अपनाई, तुलगमा और उस्मानिया रूमी पद्धति अपनाई। ये युद्ध की एक ऐसी रणनीति होती है जिसमें बाएं और दाएं दोनों तरफ, सेना के दोनों तरफ बाएं और दाएं घुड़सवार सैनिकों को, तीरंदाजों को नियुक्त किया जाता है और सामने तोप लगा दी जाती है। तो बाएं और दाएं जो हमारे घुड़सवार जो तीरंदाज सैनिक हैं उनको तुलगमा युद्ध पद्धति कहते हैं, और सामने तोप लगाकर उनको तोपों को आगे बढ़ाना ही क्या कहते हैं हम? रूमी या उस्मानी पद्धति। तो उसमें बकायदा, अब बताइए कोई सैनिक खड़ा हुआ है, उसके सामने से तोप का गोला आ रहा है, इधर से तीर आ रहा है, इधर से तीर आ रहा है, तो व्यक्ति कहाँ लड़ेगा? तो यहाँ इब्राहिम लोदी की लाखों की जो सेना थी, लाखों की भी सेना थी, वो क्या हो गई? नाकाम हो गई, वो समझ ही नहीं पा रही। तो आगे हम बढ़ते हैं कि भाई चलते हैं, हम कहाँ चलते हैं बच्चों? चलते हैं पानीपत का मैदान। और पानीपत के मैदान में हम बात करेंगे कि वो मैदान पानीपत का जहाँ ये युद्ध लड़ा जा रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि एक तरफ किसकी सेना है बच्चों? बाबर की सेना है, और एक तरफ किसकी सेना है बच्चों? इब्राहिम की सेना है। और यहाँ कितने सैनिक है बच्चों? 12,000 सैनिक है बस, और यहाँ लाखों लोग सेना में मौजूद हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उसने यहाँ बाकायदा तोपें लगवाई सामने, है ना, कितनी तोपें लगवाई? 50-50। ऐसी उसने कितनी पंक्ति बनवाई? 14 पंक्ति बनवाई। 50 तोपें एक पंक्ति में, और 14 उसकी क्या थी? पंक्ति। 14 पंक्ति और 50 तोप एक पंक्ति में। ऐसे उसने पीछे तोप लगवाई कि भाई ये तोपें खाली हो जाएंगी तो पीछे से तोपें आ जाएंगी बार करने के लिए, है ना, पीछे से तोपें बार करने के लिए आ जाएंगी। और इस क्षेत्र में सोचिए, इस क्षेत्र में उसने अपने सैनिकों को नियुक्त किया, इधर भी उसने क्या किया? अपने सैनिकों को नियुक्त किया, बाएं और दाएं झाड़ियों में छुपा के रखा। और इब्राहिम लोदी की सेना को तो कुछ पता ही नहीं है। तो आप सोच सकते हैं इब्राहिम लोदी यहाँ खड़ा हुआ है, इब्राहिम लोदी कहाँ खड़ा हुआ है बच्चों? यहाँ पर। और इस सेना ने फिर इधर से वार किया, इस सेना ने इधर से वार किया, और सामने आप सोचिए तोप का गोला आ रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि सामने तोपों का गोला आ रहा है,
हाथियों को उस तोपों ने क्या कर दिया, गुमराह कर दिया। हाथियों का इस आवाज से, तोप की आवाज से और अग्नि से दिमाग विचलित हो गया। तो जिसके पास 1000 हाथी की सेना थी, वो उसके इब्राहिम लोदी के ही सैनिकों को मारने लगी। हाथी पागल हो गए यहाँ पर। और ऊपर से इधर से वार किया जा रहा है। सैनिक सैनिक इधर से वार कर रहे हैं, इधर से वार कर रहे हैं। बताइए, इब्राहिम लोदी के ऊपर तो उसकी लाखों की सेना भी ध्वस्त हो गई। अर्थात एक जो पद्धति अपनाई गई है, इस पद्धति का नाम है तुल्लुगामा। तुल्लुगामा एवं उस्मानी या रोमियो से सीखी उसने रूमी पद्धति। युद्ध की यह पद्धति आपको देखने को मिलेगी, इसे तुल्लुगामा पद्धति कहते हैं। और इसे तोप की इस प्रकार की व्यवस्था करना पंक्तियों के रूप में, उसे हम क्या कहते हैं, हाँ, रोमी उस्मानी पद्धति कहते हैं। तो खानवा, इस पानीपत का प्रथम युद्ध, इसका मैदान किसने जीत लिया? तो अकबर, किसने जीत लिया? बाबर ने जीत लिया। बच्चों अब आगे चलते हैं, हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि याद रखिए, बाबर जब दिल्ली में अब कब्जा कर लिया है, अपने बेटा हुमायूं भी उस समय उसका मौजूद है, जिसे उसने आगरा भेजा। और आगरा पहुंचता है हुमायूं, बकायदा आगरा बुलाकर अपने पिता बाबर का स्वागत भी करता है हुमायूं। और आगरा से लेकर दिल्ली तक का क्षेत्र किसके पास है? किसके पास है? बाबर के पास। तो बच्चों सबसे पहले बाबर ने क्या किया? सबसे पहले बाबर ने पानीपत का युद्ध किया। और पानीपत के युद्ध को मैं अप्रैल 1526 में, इसने सबसे बड़ी शक्ति उस समय मानी जाती थी भारत में, इब्राहिम लोदी, लोदी वंश के राजा, इसको पराजित कर दिया। लोदी वंश के खिलाफ लड़ा और इसको पराजित नहीं किया। ये एक ऐसा राजा है जो इस युद्ध में मारा गया। ग्वालियर के राजा भी इस युद्ध में शामिल थे, विक्रमजीत, जो इस युद्ध में मारे गए, तो लोदी की तरफ से लड़ रहे थे। इसके पश्चात उसके सामने, बाबर के सामने, इसके पश्चात क्या थी समस्या थी? क्या समस्या थी कि इस समय मेवाड़ में इस समय कौन मौजूद था? राणा सांगा। राणा सांगा जो दिल्ली की राजनीति में अस्तित्व रखता था और दिल्ली की राजनीति लेना चाहता था। तो वहीं उस समय मौजूद थे चंद्रगिरी बोलते चंदेरी के राजा मेदिनी राय। इनकी पत्नी मणिमाला ने अपने इस चंदेरी युद्ध के दौरान सतीत्व की रक्षा करते हुए हजारों स्त्रियों के साथ जौहर कुंड में जौहर कर लिया। और बाकायदा बाबर जैसे दुर्दांती को, खूंखार को भी, जो अत्याचारी को, जिसने की आक्रमण करके कई लोगों की जानें ली, आक्रमण करके उसने बिना किसी मतलब की व्यवस्था के भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। तो उसके साथ ना तो किसी प्रकार की मेदिनी राय ने, ना उनकी पत्नी ने संधि की। बाकायदा उसका अपने जीवन के अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक बलिदान देते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा की और बाकायदा उसका प्रतिकार किया, प्रतिरोध किया। मेदिनी राय हमें नजर आएंगे। और अगली समस्या जो नजर आएगी वो है इब्राहिम लोदी का भाई, और वो कहाँ नजर आएगा हमें? बंगाल। तो बंगाल आप देख सकते हैं कि बंगाल में नुसरत शाह और यहाँ महमूद लोदी, यहाँ कौन नजर आएगा? महमूद लोदी। तो अब आप देख सकते हैं कि अभी बाबर की दिल्ली में बैठकर अभी बाबर ने क्या जीता है बच्चों? इसे पराजित करके क्या जीता है? अभी सिर्फ दिल्ली जीता है ना? वो सिर्फ कहाँ का राजा बना है? दिल्ली का। परंतु उसके सामने समस्या है। और दूसरी समस्या ये है कि जब बाबर के सैनिकों ने इब्राहिम लोदी से लड़ाई की थी, तभी उसमें कुछ राजपूत सैनिक भी किसका साथ दे रहे थे? इब्राहिम लोदी का। तो बाबर के सैनिकों को चुनौती दी राजपूत सैनिकों ने। इस बात से बाबर के सैनिक डरे हुए थे, सेना डरी हुई थी कि हम नहीं लड़ेंगे राणा सांगा के खिलाफ, वो तो प्योर राजपूतों की सेना है और कल को उस संघर्ष में हमें हार भी, पराजय का भी सामना करना पड़ सकता है और सत्ता से भी हम हाथ धो सकते हैं। तो इसने अपने सैनिकों को राणा सांगा से लड़ने के लिए खानवा के युद्ध में बकायदा जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण की। और ये राणा सांगा के साथ इस समस्या का हल करने के लिए खानवा में बकायदा अगले ही साल तुरंत क्या लड़ा गया? खानवा का युद्ध लड़ा गया बच्चों। और खानवा के युद्ध में बकायदा बाबर को यहाँ पर भी विजय श्री मिली। और विजय श्री मिली उसके पीछे कारण यही था कि उसने यहाँ पर भी इसी तुलुगमा युद्ध पद्धति या हम कहें उस्मानी रूमी एवं तुलुगमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल यहाँ पर भी किया। और जब इस युद्ध में राणा सांगा का साथ
किसने दिया? मेदिनी राय ने। तो बकायदा अगला युद्ध मेदिनी राय के साथ चंदेरी का हुआ, ताकि वह दो बड़ी राजपूत शक्तियों को क्या कर सके? कुचल सके, और उनको समाप्त करके भारत की सत्ता पर हमेशा के लिए अपना शक्तिशाली नियंत्रण स्थापित कर सके, समस्त प्रतिरोध को समाप्त करना चाह रहा था। तो 1528 में एक युद्ध नजर आएगा, वो है चंदेरी का युद्ध। किसका युद्ध? खानवा युद्ध हो गया। और अगला है चंद्रगिरी या चंदेरी का युद्ध, जिसमें कि मेदिनी राय ने और उनकी पत्नी मणिमाला ने अपने राज्य की रक्षा के लिए खूब जम के लड़ाई की, है ना। और इस युद्ध में भी बाबर को विजय मिली। बाबर इसमें भी क्या हुआ? विजयी हुआ। अगला युद्ध जो लड़ा गया वो घाघरा के मैदान में लड़ा गया, घाघरा का युद्ध। और ये लड़ा गया 1529 में, क्योंकि वो जानता था कि अफगानों की शक्ति को उसे कुचलना होगा। परंतु उसी समय काबुल में क्या हो गया? विद्रोह हो गया, और उसे यहाँ युद्ध रोकते हुए, संधि करते हुए, नुसरत शाह के साथ संधि करते हुए उसे यहाँ से सीधा बंगाल से कहाँ लौटना पड़ा बच्चों? काबुल लौटना पड़ा, ताकि विद्रोह को रोक सके। और आखिरकार वह काबुल से लौटता है, और काबुल से लौटने के पश्चात वो बीमार हो जाता है, और दिसंबर 1530 में उसकी एडी में उसकी क्या हो जाती है? बाबर की मृत्यु। तो बाबर भारत में एक ऐसे राज्य की स्थापना कर गया था जिसमें राजपूत शक्तियों को तो उसने कमजोर कर दिया, परंतु उसने अभी अफगानों की शक्ति पर अंकुश नहीं लगा पाया। अफगानों की शक्ति को उसने कमजोर नहीं किया, वो अभी भी भारत में मौजूद थे अफगान। और महमूद लोदी किसके खिलाफ? उसके बेटे हुमायूं के खिलाफ, जिसके पश्चात राजा बनता है, उसके खिलाफ अफगानी शक्ति को फिर से एकजुट करता है। और इसी क्रम में महमूद लोदी किसके साथ? हुमायूं के साथ 1535 में एक युद्ध लड़ेगा। आपको युद्ध लड़ते हुए नजर आएगा 35 के आसपास, और वह है दौरा का युद्ध या दौराई घाटी का युद्ध, जिसमें महमूद लोदी हुमायूं से पराजित हो जाता है। हुमायूं जो कि तो अपना पूरा जीवन उसने, कहते हैं उसके जीवन में वो जीवन भर ठोकर खाता रहा, और आखिरकार वो दीनपना पुस्तकालय था, उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया, ठोकर खाकर ही वो मर गया। अर्थात वो भागता रहा इधर से उधर। क्यों? कैसे? किसके? शेरशाह के साथ। वो कौन से, चाहे वो आप बात करें चौसा का युद्ध हो, चाहे वो बेलग्राम का युद्ध हो, वो कौन से युद्ध थे 1539 और 40 में जो लड़े गए हुमायूं और शेरशाह सूरी के। शेरशाह सूरी कौन था? शेरशाह सूरी कैसे शेर खां बना, शेर खां से कैसे वो शेरशाह बना, और कैसे आदिल सुल्तान बना, इन सब की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। और इसी दौरान किस प्रकार से संघर्ष करते हुए अपना एक निष्कासित जीवन जीते हुए, जिस पर फिर से पुनः हुमायूं ने अपनी सत्ता स्थापित की। जैसे कि हम देख सकते हैं कि शेरशाह ने जब दिल्ली पर कब्जा कर लिया, हुमायूं को 15 वर्ष अपने 1540 से लेकर 55 तक निष्कासित जीवन जीना पड़ा। और इस निष्कासित जीवन में उसे एक पुत्र रत्न अकबर की भी प्राप्ति होती है, और अंततः वो फिर से जब शेरशाह सूरी का मृत्यु हो जाती है और सूर्यवंश का पतन होने लगता है 1555 में, तो वह फिर से भारत पर आक्रमण करता है, और वह भारत में फिर से दो युद्ध लड़ता हुआ नजर आएगा, एक मच्छीवाड़ा का युद्ध और एक है सरहिंद का युद्ध। और आखिरकार वो भारत की बड़ी भूभाग पर फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लेगा। परंतु वह दीनपरा नगर की सीढ़ियों से कुछ ही समय दिल्ली की जीत के पश्चात दीनपरा नगर की सीढ़ियों से उस कले सीढ़ी से गिरकर उसकी जान चली जाती है। और आखिरकार ऐसी परिस्थितियों में फिर से सूर्यवंश की जो शक्तियां हैं वो दिल्ली की तरफ कब्जा करने का कार्य करते हैं। और इसी समय उसका जो बेटा है हुमायूं का पंजाब के कलानौर में अपना राज्य अभिषेक कराता है, और उसका संरक्षक बैरम खां की लीडरशिप में वह भारतीय शक्तियों को आदिल शाह सूर जो है उसका जो सेनापति है, उन दोनों के बीच में संघर्ष पानीपत का द्वितीय युद्ध होगा, जिसमें पुनः मुगलों की जीत होती है और मुगल सत्ता फिर से भारत में स्थापित होती है। पुनः मुगल सत्ता भारत में अकबर के नेतृत्व में स्थापित। अकबर धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए, दीन इलाही धर्म चलाते हुए भारत में एक ऐसे राजवंश की स्थापना करता है जो लंबे समय तक भारत पर शासन करता है। तो याद रखें, अगली वीडियो में बात करेंगे हुमायूं की, कि हुमायूं के व्यक्तित्व गुण कौन से थे। आपके लिए मैं मुख्य परीक्षा के लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ कि बताइए कि बाबर के भारत आने के क्या कारण थे। आप एक कॉमन सेंस के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि पानीपत की इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय के कारण क्या थे। तो आपको थोड़ा मैं बता के भी जाऊँ कि जो बाबर है भारत आ रहा, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि एक तो उसे भारतीय धन संपत्ति के बारे में जानकारी थी, दूसरी तरफ भारत में राजनीतिक अस्थिरता और एकता का अभाव था। भारतीय राजा ही खुद चाहते थे कि बाबर भारत आए
और इब्राहिम लोदी के खिलाफ संघर्ष करे तो भारत में राजनीतिक एकता, काबा और इस अस्थिरता के कारण बाबर को प्रोत्साहन मिला। और अगली बात है कि वो है मध्य एशिया में जो राजनीतिक जो परिस्थितियां मौजूद थी, उन परिस्थितियों में उसे सफलता नहीं मिली। इसलिए वो काबुल में मौजूद जो उसकी गरीबी है, काबुल की गरीबी है, उसे मिटाने के लिए और अपनी राजनीतिक परिस्थितियों को मजबूत बनाने के लिए वो भारत की ओर रुख करेगा। तो वहीं भारतीय राजा जो इब्राहिम लोदी था, वो क्यों उसका प्रतिरोध नहीं कर पाया, क्यों नहीं रोक पाया बाबर को? उसके पीछे कारण था कि बाबर के पास तुलगमा उस्मानी जैसी युद्ध पद्धतियां थी और उसके पास अच्छे लड़ाके सैनिक लड़ाके थे जो लड़ सकते थे, सैनिक लड़ाकू जाति के लोग थे। ऊपर से उसके पास अच्छे घोड़े, जिनकी घोड़ों के पैरों में नाल लगी रहती थी, अच्छा जो उनका जीन और रकाब का इस्तेमाल किया जाता था निर्माण में, और ऊपर से वो कवच पहना करते थे और उनके हल्की तलवारें और हल्के उनके जो तीर हुआ करते थे और निशानची तोपची लोग उनके साथ थे। और अगली बात, उसके पास सैनिक जो थे वो एक प्रशिक्षित सेना थी, अनुशासित सेना थी, नियंत्रित सेना थी। जबकि हम देख सकते हैं कि इब्राहिम लोदी के पास ना तो युद्ध करने की कोई कला थी, ना ही उसके पास कोई प्रशिक्षित सेना थी, ना ही ऐसी कोई तकनीक थी। और सबसे बड़ी बात है, इब्राहिम लोदी के साथ जो सहयोग चल रहा था वो सामंती सेना का सहयोग चल रहा था। आप सबको बताते हैं कि सामंती सेना का जब राजा मर जाता है तो वो मुख्य राजा को मदद नहीं करते और वो मुख्य राजा को छोड़कर भाग जाते हैं। वही हुआ इब्राहिम लोदी के पास। जब इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा जाता है तो इधर उधर जितनी भी सेना है वो सब तितर बितर हो जाती है। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, प्रशिक्षित सेना, अनुशासन का अभाव और सामंती सेना और तकनीकी संसाधन के अभाव के कारण इब्राहिम लोदी एक छोटी सी सेना का प्रतिकार नहीं कर पाया और वह युद्ध हार ही नहीं जाता, बल्कि दिल्ली की जो राजगद्दी है उस पर एक नए वंश का उदय होता है और इसके परिणाम ये होते हैं कि एक नई जो संस्कृति है भारत में हमें मुगल काल में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही काफी है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपके साथ, फिर से हम एक नया टॉपिक लेकर आपको हम यहाँ से कोशिश करेंगे कि आप यहाँ से ज्ञान लेते रहे और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहें ताकि मुझे प्रेरणा मिले आपको पढ़ाने की। और ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए मैं यहाँ से बनाता रहूंगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।